हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर में सीरीज में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारा लेक्चर नंबर 12 दैट इज स्टोइकियोमेट्री। काफी अच्छा टॉपिक है। लेक्चर नंबर 12 की बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 12 में हमारे पास आज हमारा टॉपिक स्टोइकियोमेट्री है ना। पिछले लेक्चर में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है ना। और मैंने जैसा कि कहा था कि एक स्पेशल क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आऊंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड उससे रिलेटेड अदर चीजों के क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे उसमें ना। तो पहले आप पूरा थियोरेटिकल एस्पेक्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग करते हैं, देन फिर हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हालांकि लेक्चर के मिड में भी बहुत क्वेश्चन कराए हैं मैंने, तो आपको पैकेज को सॉल्व करना है। आपके जो हमारा पैकेज है, डाउट्स के लिए वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं इसके डाउट्स के लेक्चर के। तो बिना समय गवाए हम लेक्चर नंबर 12 में स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने वैसे पहले भी आपसे बोला था, अगर लेक्चर पसंद आ रहे हो है ना, यूजफुल लग रहे हो, तो जरूर से मुझे चैट बॉक्स में कमेंट या मुझसे मिलकर मुझे बताएं। तो जो भी इंप्रूवमेंट करने होंगे वो मैं डेफिनेटली आपके लिए करने वाला हूँ। ठीक है। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री। क्या होता है स्टोइकियोमेट्री, उसको समझते हैं। ठीक है। देखिए, जब मैं स्टोइकियोमेट्री की बात करूं तो स्टोइकियोमेट्री में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है केमिकल इक्वेशन का। स्पेलिंग मिस्टेक है यहां पर। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है केमिकल इक्वेशन का, दैट व्हेन इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस फॉर्म इट गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है ना। वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मोल, मास, मॉलिक्यूल और वॉल्यूम है ना। क्या होता है स्टोइकियोमेट्री? स्टोइकियोमेट्री शब्द का मतलब क्या है ना। बहुत आराम से समझे, एकदम मैं जीरो लेवल से चीजों को उठा रहा हूं और जीरो लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक लेके जा रहा हूं। और मेरी कोशिश है कि वीडियो लेक्चर्स आपको ऐसे मिलें कि इनको पढ़ने के बाद आपको और कुछ जरूरत ना पड़े। आप क्लास के नोट्स देख लें, क्लास के लेक्चर देख लें, कुछ छूट जाए आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो पूरा इस बात का ख्याल रखते हुए यही लेक्चर्स मैं आपके लिए दे रहा हूं है ना। सो यहां मैं जब बात करता हूं किसके बारे में, स्टोइकियोमेट्री के बारे में है ना। जब हम स्टोइकियोमेट्री के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब होता है टू मेजर करना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। मतलब यहां हम कहीं ना कहीं अब जो बात कर रहा हूं, अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं अब हम बढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन, और उससे जो मिलता है हमें उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्योंकि केमिकल रिएक्शन का ही केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसका केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है। तो किसी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में डेफिनेटली आपके पास होने वाला है रिएक्टेंट, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एंड उससे मिलने वाला है प्रोडक्ट। बात समझे? रिएक्टेंट होने वाला है, प्रोडक्ट होने वाला है। और रिएक्टेंट अगर मैं देखूं तो वो रिएक्टेंट कितना कंज्यूम्ड हुआ है, रिएक्टेंट कितना कंज्यूम्ड हुआ है, प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ है। रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ है, प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ है, इसका जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, कितना रिएक्टेंट कंज्यूम, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस, इसका जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव मतलब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, उसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में हम पढ़ क्या रहे हैं कि हमारा रिएक्टेंट कितना यूज हुआ, प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ है ना। अब कितना यूज हुआ, कितना प्रोड्यूस हुआ, ये हम निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। इन टर्म्स ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, दैट इज एटम्स, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जिससे हम ये निकाल पाए कि कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ और कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ आपके लिए है ना। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको लेके यहाँ समझाऊं इस टाइप का, कि मैं कहता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल सा रिएक्टेंट है ना। लेट से मैं कहता हूं CH4 है, और CH4 गैस का कंप्लीट कंबशन कराया। तो कंप्लीट कंबशन कराया तो मुझे जो प्रोडक्ट मिला वो मिला CO2 गैस है ना, और यहाँ पे मिला H2O लिक्विड मिला लेट से।
और बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन को इधर लिखा मैंने 2, इधर भी लिखा मैंने 2, ये बैलेंस हुआ। मुझसे बोलेंगे बताइए मीथेन का कितना मास कंज्यूम हुआ, ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ, है ना, CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ, H2O कितना प्रोड्यूस हुआ। मतलब सिंपल भाषा में इस टॉपिक में हम ये निकालना सीखेंगे कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोड्यूस हुआ। इतनी सिंपल सी बात निकालेंगे। थोड़ा सा और डिटेल में एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ पे कि जब मैं यहाँ बात करता हूं तो मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल लिखा, एक इक्वेशन लिखा मेरे पास कि A मोल्स ऑफ A कंबाइन विद B मोल्स ऑफ B टू गिव C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D, ऐसा कुछ दिया है। आपको ये जो छोटे ABCD दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इन्हीं को अपन कहते हैं कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। यही आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं, है ना, छोटे एबीसीडी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं ऐसा 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2। ये दिख रहा है 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2। तो आपको जो यहाँ पे ये दिख रहा है 4 कॉमा ये 5 कॉमा फिर 4 और कॉमा 6, ये जो दिख रहे हैं इसी को हम कहते हैं कौन से कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दीज आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बात समझे? हम जब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो जो हमारे पास कोफिशिएंट्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी हम लगाते हैं, दीज आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, है ना। तो फिलहाल अभी के लिए हम ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम ये टॉपिक सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि दो बातें हमें देखनी है कि हमारा रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ, बात समझे, और दूसरी बात हमारा प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ, बात समझे। हमारा रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ और हमारा प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ, तो उसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। ठीक, नाउ क्या क्या चीजें पढ़नी है इसके अंदर हम उसको देखते हैं, है ना। तो यहां पे मैं रोड मैप ऑफ स्टोइकियोमेट्री की जब बात करता हूं, है ना, यहां जब मैं कहता हूं कि रोड मैप ऑफ स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री में हमें पढ़ना क्या क्या है, रोड मैप ऑफ स्टोइकियोमेट्री देखना है। तो हमारे पास बहुत सिंपल है कि भाई मेरे इधर आपको मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दो बात है। एक आपको मिलेगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना, एक मिल जाएगी आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसी केमिकल इक्वेशन रहेगी जो कि बैलेंस्ड है, सिंपल इक्वेशंस रहेंगी और बैलेंस्ड रहेंगी। एंड दूसरा पार्ट जो आएगा वो थोड़ा सा अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी, अनबैलेंस्ड कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। मतलब इनको हम बैलेंस नहीं कर पाते या बहुत ज्यादा हमारे पास इसका डेटा नहीं होता है, तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे करें। और इक्वेशन अगर हमारी सिंपल है, इक्वेशन हमारी अगर बैलेंस्ड है तो कैसे करें, अनबैलेंस्ड को कैसे करें, बैलेंस्ड को कैसे करें। जब मैं यहां पे आपसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करता हूं, है ना, जब मैं यहां से आपसे बात करता हूं कौन सी इक्वेशन की, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा मैं वो आपको समझाता हूं, है ना। यहां पे मेरे पास में दो केसेस आएंगे, दो बड़े सिंपल केसेस आएंगे। सबसे पहला केस मेरे पास आएगा इफ इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन। अगर आपको इंफॉर्मेशन केवल एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में दी गई है, उसका मास दिया है, उसका मोल दिया है, उसका वॉल्यूम दिया है, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, कुछ भी, इफ इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन, एटलीस्ट एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कुछ जानकारी दी है आपको, है ना। लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे पास इक्वेशन ऐसी दी है कुछ, यहां पर A प्लस बी मिलकर दे रहा C प्लस डी। इन चार में से किसी भी एक का मोल, मास, वॉल्यूम या मॉलिक्यूल आपको दे रखा है और आपसे बाकियों का पूछा, तो आप क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैंने यहां पे एक बाइफरकेशन क्या करा कि अगर मेरी इक्वेशन बैलेंस्ड है
और इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन रिएक्टेंट, केवल एक रिएक्टेंट, या तो ए का मास मोल वॉल्यूम मॉलिक्यूल, या बी का, या सी का, या डी का, इन चार में से किसी एक के बारे में जानकारी दी गई है, चार में से किसी एक के बारे में, तो हम इसको इस प्रोसेस से जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि इफ इंफॉर्मेशन अबाउट एट लीस्ट टू रिएक्टेंट इज गिवन, प्रोडक्ट नहीं लिखा है मैंने, एटलीस्ट टू रिएक्टेंट इज गिवन, कम से कम दो के बारे में जानकारी दे दी है। इफ इंफॉर्मेशन अबाउट एटलीस्ट टू रिएक्टेंट इज गिवन, कम से कम दो के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, इसका मतलब ये हुआ है कि आपको दिया हुआ है ए प्लस बी, दोनों से मिलकर मिल रहा है सी प्लस, बोलो क्या मिल रहा है, डी, और आपको दोनों की इंफॉर्मेशन दे दी है ना, गिवन। अब गिवन में क्या क्या है, ये हो सकता है मोल गिवन, ये हो सकता है इसका मास गिवन, ये हो सकता है इसका वॉल्यूम गिवन, ये हो सकता है मॉलिक्यूल गिवन, कुछ भी गिवन हो सकता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को जब दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाए, इस टाइप के प्रॉब्लम को जब दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाए, तो मेरे लाल हम लोग डील करेंगे विद यूजिंग अ कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज लिमिटिंग रीएजेंट, यूजिंग एन कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज लिमिटिंग रीएजेंट। हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग रीएजेंट, लिमिटिंग रीएजेंट का यूज करेंगे हम। तो यहां मेरे पास एक नया कंसेप्ट उठ के आया कि अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी है, तो फिर हम लिमिटिंग रीएजेंट यूज करेंगे। मान लीजिए कि तीसरा केस मेरे पास आया और अनबैलेंस्ड इक्वेशन और कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस केस में हम इस अप्लाई करेंगे पीओएसी का कॉन्सेप्ट। पीओएसी का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, और ये बात हम जानते हैं कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट का यूज करके हम उस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो रोड मैप की अगर बात करूं तो हम पहले डील करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, देन डील करेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि इफ इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन रिएक्टेंट इज गिवन, और यहां पे एटलीस्ट टू, अगर एटलीस्ट टू है तो फिर डेफिनेटली हम यहां लगाएंगे लिमिटिंग रीएजेंट। अब वो क्या होता है कॉन्सेप्ट, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको जो है वो यहां से उठा रहा हूं कि इफ इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन, ओनली वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन, क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं इसमें हम, है ना। जैसे जब हम बात करें यहाँ पे, तो हम इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हालांकि इसको बताने से पहले थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ पे जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिटेल्स दे दूं, है ना। इसको बताने से पहले जरा और थोड़ा सा मैंने हालांकि पीछे दिया है डिटेल, बट मैं और आपको क्लियर यहाँ पे बता दूं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, है ना। जैसे मानो आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, N2 गैस, यहाँ पे दिख रहा है 3H2 गैस, और दोनों से मिलकर मिल रहा है मुझे 2NH3 गैस, इस टाइप से मिल रहा है, आया। तो ये इक्वेशन बैलेंस करने में जो यहाँ पे आपको टर्म दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 मानेंगे, कुछ नहीं लिखा 1, इधर आप देखेंगे क्या आ रहा है, ये 3 और इधर क्या आ रहा है 2। दीज आर नोन एज कौन से कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दीज आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बात समझे। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, और यहां पे लिखता हूं मैं H2 गैस, यहां पे लिखता हूं मैं I2 गैस, और दोनों से मिलकर मैं बनाता हूं आपका 2HI, और ये क्या है, गैस है। तो अगेन यहाँ पे कोफिशिएंट आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, अगेन यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको 1 लिख रहा हूं, अगेन यहाँ पे 1 लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, तो ये कोफिशिएंट 1, ये भी 1, और ये भी बोलो कौन है 2। अगेन दीज आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। बैलेंस्ड इक्वेशन में जो भी आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट के आगे जो डिजिट लिखा दिखे, है ना, जो नंबर लिखा दिखे, दैट इज नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना, सिंपल एकदम, बात समझे। तो रोड मैप आपको क्लियर हुआ कि हम दो चीजों में डील करने वाले, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा कौन सा है, अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड अगर कॉम्प्लिकेटेड है, मैं यहाँ यूज करूंगा पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, और एक आपका सिंगल रिएक्टेंट और एक दो रिएक्टेंट, है ना।
अब हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको सबसे पहले इसके अंदर निकालने वाला हूं मोल टू मोल रिलेशन, मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, इंटर कन्वर्जन इनका आपस में, है ना। फिर हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट के बाद हम पढ़ेंगे पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन आया। फिर हम पढ़ेंगे परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड, एंड आखिरी पढ़ेंगे इडियोमेट्री, है ना। तो 9 टॉपिक पढ़ने वाले हम स्टोइकियोमेट्री में, मतलब एकदम इन डेप्थ इन डिटेल, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए आपसे क्वेश्चन ना छूटे किसी भी पॉइंट से, किसी भी, मतलब यहां हम लगभग मेंस तक का लेवल टच करेंगे बच्चों, तो मेंस तक के लेवल, क्योंकि अगर नीट का पेपर टफ भी आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी तैयारी अच्छी रहेगी, बात समझे। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहला इसको समझाने से पहले मैं डील करना सिखा रहा हूं आपको स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं और कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट आर स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशंस, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशंस को लिखते कैसे हैं, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन को लिखना सिखाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा मैं इक्वेशन लेता हूं, है ना, एक जनरल इक्वेशन लेता हूं कि मैं लिखा यहां पे A मोल्स ऑफ A कंबाइन विद B मोल्स ऑफ B टू गिव C मोल्स ऑफ C, और ये D मोल्स ऑफ D। मैंने जैसे बोला है हम इसको लिखेंगे भी वैसे ही, हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A मोल्स ऑफ A combines with A moles of A combines with B moles of B, B moles of B to give, ये जो एरो बीच में लिखा हुआ दिख रहा है इसका मतलब होता है टू गिव, क्या देता है, टू गिव, है ना, एरो बीच में जो है उसका मतलब होता है टू गिव C moles of C, C moles of C एंड बोलो D moles of D, ऐसे लिखते हैं, है ना। A moles of A combined with B moles of B to give C moles of C and D moles of D। पहला छोटा सा एग्जांपल, है ना, बिल्कुल छोटा सा पहला एग्जांपल। एंड वंस अगेन मैं कह रहा हूं, ये जो स्मॉल लेटर में ABCD दिख रहे हैं, ये जो स्मॉल लेटर में ABCD दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। समझे, स्मॉल लेटर में ABCD दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, यहां पे दिख रहा है मेरे पास A, है ना, ऐसा एग्जांपल दिख रहा है मेरे पास कि यहां पे दिख रहा है 2A कंबाइंस विद 3B टू गिव, ऐसा दिख रहा है C प्लस 2D, ऐसा दिख रहा है। कोई एक जनरल इक्वेशन मैंने आपको लिखकर दे दी, तो कोई एक जनरल इक्वेशन दी मैंने लिखकर आपको, तो ये बनेगी आपकी सॉरी, ये कहलाएगा आपका कि 2 मोल ऑफ A, 2 मोल ऑफ A कंबाइंस विद, 2 मोल ऑफ A कंबाइंस विद, क्या बना यहां पे, 3 मोल ऑफ B, 2 moles of A combined with 3 mole of B to give, क्या बोलो, 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1 मोल ऑफ C, 1 मोल ऑफ C एंड 2 मोल ऑफ D। आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, लिखना आपको ऐसे ही है ना। जैसे मैं और आगे बात करता हूं इसी क्वेश्चन में मान लो मुझे ऐसा कुछ एग्जांपल दे दिया, लेट से यहां पे ऐसा कुछ एग्जांपल दिया, P प्लस 3Q, है ना, गिव्स 2R प्लस 4S, ऐसा दे दिया। मुझे लगता है कि अब आप बच्चों इसको कर पाओगे, अब मुझे लगता है आप कर पाएंगे, बट स्टिल मैं इसको सॉल्व पूरा करूंगा, और ये बनेगा अब आपका 1 मोल ऑफ P, 1 मोल ऑफ P कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ B कंबाइंस विद, क्या बोलो, 3 मोल ऑफ Q, 3 मोल ऑफ क्या लिखा, Q, टू गिव कितना है, 2 मोल ऑफ R, 2 मोल ऑफ R एंड 4 मोल ऑफ S, एंड 4 मोल ऑफ क्या लिखा है, S। ये मिलेगा आपको। ये सिंपल मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री में मोल्स का रिलेशन लिखना सिखाया। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, अब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा
और आगे बढ़ाऊंगा। कैसे मैं बढ़ाऊंगा? तो मैं आपको सिखाऊंगा मोल मास वॉल्यूम रिलेशन, ये लिखना सिखा रहा हूं अब मैं आपको। दैट इज नोन एज मोल मास वॉल्यूम रिलेशन, है ना। मोल मास और बोलो कौन सा रिलेशन है? वॉल्यूम रिलेशन। कैसे लिखते हैं एक एक करके अपन देखते हैं, बहुत सिंपल चीजों को, है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजों में देखेंगे अपन। मोल मास और बोलो कौन सा रिलेशन? वॉल्यूम रिलेशन। चलिए उठाते हैं अपन एक छोटा सा एग्जांपल। लेट से मैं कहता हूं ऐसा कुछ मेरे को दिखता है कि कार्बन है मेरे पास सॉलिड, ऑक्सीजन है मेरे पास गैस, और दोनों से मिलकर मुझे मिल रहा है CO2 गैस। मेरा सबसे पहला काम है ये चेक करना कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, तभी आपके स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन काम करेंगे, समझे। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन किसी भी काम के नहीं है। मेरा सबसे पहला फोकस, मेरा सबसे पहला टारगेट ये चेक करना है कि मेरा इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं, है ना। सबसे पहला फोकस, सबसे पहला टारगेट क्या चेक करना है? इक्वेशन को देखो वो बैलेंस्ड है कि नहीं। तो मैं देखता हूं कि यहाँ पे एक कार्बन है, वहां भी एक कार्बन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों पे एक एक कार्बन, दोनों पे दो दो ऑक्सीजन। देख लो इधर भी O2 है, वहां भी O2 है, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये हम जितना भी पढ़ रहे हैं ना स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन, ये अप्लाई ही तब होगा जब आपका इक्वेशन कैसा है? बैलेंस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं मोल का रिलेशन, सबसे पहले लिखता हूं मोल का रिलेशन। तो मोल के रिलेशन की बात करूं तो यहां मुझे कार्बन दिख रहा है 1 मोल, यहां ऑक्सीजन भी दिख रहा है मुझे 1 मोल, और यहां CO2 भी दिख रहा है 1 मोल, है ना। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? 1 मोल ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 mole of carbon combines with 1 mole of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide. Simple relation. 1 mole of carbon combines with 1 mole of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide. ठीक है। मास के बाद में आगे बढ़ा, तो अब मोल के बाद आगे बढ़ा तो मैं मास का रिलेशन लिखूंगा, मोल के बाद आगे बढ़ा तो मैं मास का रिलेशन लिखूंगा, और मास का रिलेशन लिखूंगा तो 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन combines with 32 gram of oxygen, 12 gram of carbon combines with 32 gram of oxygen to give 44 gram of carbon dioxide. 12 gram of carbon combines with 32 gram of oxygen to give 44 gram of, बोलो क्या लिखा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा लॉ फॉलो हो रहा है, दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक बहुत सिंपल लॉ फॉलो हो रहा है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही सिंपल लॉ फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की 12 ग्राम कार्बन किससे कंबाइन हो रहा है? 32 ग्राम ऑक्सीजन से, जिससे CO2 कितना मिल रहा है? 44 ग्राम। यही अगर मैं बात करता कि सर वॉल्यूम का रिलेशन लिख के बताओ, तो भाई ये सॉलिड है इसलिए यहां पे हम एवोगेड्रोस लॉ नहीं लगाएंगे। सॉलिड पे एवोगेड्रोस लॉ नहीं लगेगा, लिक्विड पे एवोगेड्रोस लॉ नहीं लगेगा। एवोगेड्रोस लॉ मैंने जो पढ़ाया था, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। कोई भी एक मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर। तो ये 1 मोल है, मतलब ये ऑक्यूपाई कर रहा होगा यहाँ पे, बताइए 22.4 लीटर ऑफ गैस, तो ये भी 22.4 लीटर ऑफ गैस। आया? अरे आया। अगर मैं मॉलिक्यूल का रिलेशन लिखता यहाँ पे, या एटम का, है ना, मॉलिक्यूल या एटम का रिलेशन लिखता मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएंगे Na एटम। Na एटम मतलब एवोगेड्रोस नंबर ऑफ एटम। यहाँ पे Na मॉलिक्यूल 1 है ना, Na मॉलिक्यूल आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर भी Na मतलब एवोगेड्रोस नंबर, 1 मोल है ना, तो 1 मोल मतलब एवोगेड्रोस नंबर के बराबर आएंगे। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन लिखे, मोल मास वॉल्यूम मॉलिक्यूल। अब अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो 1 मोल ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ CO2, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 44 ग्राम ऑफ CO2। मैंने यहाँ पे डैश क्यों डाला है? क्योंकि कार्बन मेरा सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 22.4 लीटर नहीं लिखा है।
22.4 लीटर जो होता है वो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है। यहां पे क्या लिखूंगा मैं, एवोगेड्रोस नंबर ऑफ कार्बन एटम कंबाइंस विद एवोगेड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू गिव एन ए मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो आप देखें इस टाइप के हम डिफरेंट डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशंस को लिख सकते हैं। अभी बहुत सारे एग्जांपल बताता हूं मैं, है ना। जैसे अपन चलते हैं अब यहाँ पे, तो एक एग्जांपल मैं आपको यहां भी लिखकर बताता हूं ताकि और एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए आपके अंदर, है ना, कि हम स्टोइकियोमेट्रिक जो रिलेशन लिख रहे हैं, मैं जब बात कर रहा हूं कौन से रिलेशंस के बारे में, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशंस के बारे में, तो उसमें कैसे लिखेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल ऐसा आया, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, है ना, और दोनों से मिलकर मुझे मिल रहा है 2NH3 गैस, ये मिल रहा मुझे, बात समझे। N2 गैस, 3H2 गैस और 2NH3, इक्वेशन है, बैलेंस्ड है। सबसे पहला काम मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां आप एक बात का ध्यान रखना, ये आप जो भी पढ़ रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशंस वगैरह, ये सारा का सारा तभी होगा जब आपका इक्वेशन कैसा है, बैलेंस्ड है। तो अगर मैं मोल की बात करता हूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 मोल, यहां पे आ जाएगा 3 मोल और यहां पे आ जाएगा आपका 2 मोल्स। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हम इसको लिखेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3, है ना। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ क्या लिखा है, अमोनिया। अब मैं अगर इसको मास में कन्वर्ट करूं, है ना, मोल से मैं चला किसकी तरफ, बोलो, मास। मास का रिलेशन अगर मैं निकालता हूं, ये जो ऊपर मैंने निकाला किसका रिलेशन निकाला, मोल्स का, ये रिलेशन मेरा मोल्स का है। अब मैं निकालता हूं रिलेशन किसका, मास का। तो मास का रिलेशन निकालूंगा तो क्या बनेगा बताओ, ये आ जाएगा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 2 जा 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 34 ग्राम ऑफ NH3। आप देख लो 34 ग्राम आएगा। अगेन यहाँ पे वो लॉ फॉलो हो रहा है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप देखो रिएक्टेंट का मास भी 34 ग्राम आ रहा है, प्रोडक्ट का मास भी 34 ग्राम आ रहा है, मतलब जितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है उतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, जितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है उतना ही प्रोडक्ट क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। अब देख लीजिए, सिमिलरली मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ता हूं तो मास मोल के बाद फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहाँ पे वॉल्यूम, लिखता हूं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे, तो वॉल्यूम मतलब 1 मोल मतलब 22.4 लीटर, यहाँ पर 3 मोल मतलब 3 इंटू 22.4 लीटर, तो यहाँ पे 2 इंटू बोलो 22.4 लीटर, क्योंकि सब गैस है ना। 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 इंटू 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। आ रहा है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात करता, लेट्स से मॉलिक्यूल्स की बात करता, है ना, ये थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं नीचे, मॉलिक्यूल्स की बात करता, तो मॉलिक्यूल्स की बात करता तो यहाँ पे आप देखिए जरा क्या बनेगा। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स Na, तो यहाँ पे बोलो 3Na, तो यहाँ पे बोलो 2Na, एवोगेड्रोस नंबर का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो हम लिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, ये सब कहलाते हैं आपके स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन। देखो ये सब आपके क्या कहलाते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन। अपन और एग्जांपल देखते हैं, अपन इतनी जल्दी से नहीं मानने वाले हैं, है ना। अपन और एग्जांपल देखते हैं कि सर अगर मान लो ऐसा आ जाता है कि 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, आया समझ में, गिव्स 2SO3 गैस, ऐसा आ जाता, तो सर इसका स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन लिख के बताओ। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन लिखूंगा तो सबसे पहले मैं लिखूंगा किसका, मोल का। तो अगर मुझे मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स निकालने तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2 मोल, फिर यहाँ पे लिखूंगा 1 मोल और यहाँ पे फिर लिखूंगा 2 मोल। क्या मतलब हुआ, 2 मोल्स ऑफ SO2, 2 मोल्स ऑफ SO2 कंबाइन विद 1 मोल ऑफ O2 टू गिव 2 मोल ऑफ क्या दिख रहा है, SO3। मोल के बाद में चला तो दैट इज इक्वल टू बोलो कितना है, मास, है ना। तो मास की अगर बात करता हूं तो SO2 का मास आता है 64, SO2 का मास होता है 64, तो 2 इंटू 64 मतलब 128 ग्राम ऑफ SO2 कंबाइंस विद 32 ग्राम
ऑफ O2 टू गिव 160 ग्राम ऑफ SO3। मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना। SO3 का मॉलिक्यूलर मास 80 होता है, SO3 का मॉलिक्यूलर मास 80 होता है, तो 160 आ गया वो मास। के बाद अपन चले वॉल्यूम की तरफ। सर वॉल्यूम का रिलेशन क्या बनेगा? ठीक है भाई, वॉल्यूम का रिलेशन अगर आपको निकालना है तो वॉल्यूम का रिलेशन बन जाएगा 22.4 लीटर। यहां बन जाएगा अगेन, ये आ जाएगा 2 इंटू, है ना, यहां पे देखेंगे अगर आप तो ये बन जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर, फिर ये आ गया 22.4 लीटर, और यहां फिर बोलो 2 इंटू 22.4 लीटर आया। सर मॉलिक्यूल का रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो मॉलिक्यूल का रिलेशन निकाल लेंगे अपन। तो मॉलिक्यूल का रिलेशन निकालेंगे तो बहुत सिंपल आएगा, बताओ। 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 किससे कंबाइन हो रहा है? Na मॉलिक्यूल ऑफ O2, तो ये 2 इंटू बोलो Na मॉलिक्यूल ऑफ क्या दे रहा है? SO3। तो आप इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशंस लिख सकते हो, है ना। ये मैंने आपको पूरा अभी जो समझाया ये लिखना सीखा है कि आप कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या लिख सकते हो, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशंस, है ना। तो यहां देखा, अब अपन आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले मोल टू मोल रिलेशन अगर मैं कहता हूं तो उसके सवाल कैसे आएंगे और उसको सॉल्व कैसे करना है। अब एक एक करके उठाते हैं हम। दैट इज नोन एज कौन सा रिलेशन? मोल टू मोल रिलेशन। उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अपन देखते हैं एक एक एग्जांपल लेके, है ना। जैसे मैं सबसे पहले एग्जांपल की बात करता हूं तो यहां पे मुझे दिया है 2p प्लस 3q गिव्स r प्लस 2s, ऐसा दिया है ना। 2p प्लस 3q क्या दे रहा है? r प्लस 2s। और अभी मैं जो टॉपिक ले रहा हूं वो कौन सा टॉपिक ले रहा हूं कि इफ इंफॉर्मेशन अबाउट सिंगल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन, इंफॉर्मेशन अबाउट सिंगल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन। इस एग्जांपल में बोला है इफ 5 मोल ऑफ P was reacted completely, if 5 मोल ऑफ P was reacted, बोलो क्या लिखा था? completely, then find mole of R and S produced, then find mole of R and S produced and mole of Q consumed, and mole of Q consumed। ये एक छोटा सा आपको एग्जांपल आया कि 2p प्लस 3q दे रहा है r प्लस 2s। आपसे बोला है 5 मोल ऑफ p वॉज रिएक्टेड कंप्लीटली। p के अगर 5 मोल पूरी तरीके से रिएक्ट हो गए थे तो r और s के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे और q के कितने कंज्यूम होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर करना हो तो बड़ा सिंपल सा हम काम करेंगे, और जैसे मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं इसका ध्यान रखना बच्चों, है ना। सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को जब सॉल्व करना हो तो हम इसका स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन लिखेंगे, और स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन बनेगा 2p gives 3q react with 3q r plus 2s। हम पहचानेंगे हमारी मूवी का हीरो कौन है। हमारी मूवी का हीरो का मतलब है हीरो नहीं देखना जो गाना गा रहा हो, हमें देखना है कि इंफॉर्मेशन किसके दी है। तो मैं देखता हूं तो मुझे जो इंफॉर्मेशन दी है यहां पर वो इंफॉर्मेशन दी है 5 मोल ऑफ पी, मतलब इसकी जानकारी दे रखी है, पी के बारे में जानकारी दे रखी है, मतलब अपनी मूवी का हीरो ये है। पी के बारे में जानकारी दे रखी है तो हमें अब जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है हम पी से पूछेंगे। हम पी से पूछेंगे तो सबसे पहला जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो कह रहा हूं सबसे पहला कि मोल ऑफ आर प्रोड्यूस निकालना है मुझे। मोल ऑफ आर प्रोड्यूस्ड ये निकालना है मुझे। मोल ऑफ क्या प्रोड्यूस्ड? आर प्रोड्यूस्ड। तो जब मोल ऑफ आर प्रोड्यूस मेरे को निकालना है तो ध्यान से सुनना, पी से पूछूंगा भाई बता कितना आर मिलेगा। पी से पूछूंगा कि भाई बता कितना आर मिलेगा, पी बोलेगा, पी बताएगा। अपनी पिक्चर का हीरो कौन है? पी है। तो मैं दोनों को आमने सामने बिठाऊंगा, मैंने बोलूंगा बैठे पी और आर आमने सामने बैठ जाओ। पी कहता है कि जब मैं 2 मोल्स हूं, ध्यान से देखो, जब मैं 2 मोल्स हूं, पी कह रहा है जब मैं 2 मोल्स हूं, जब पी कह रहा है कि मैं 2 मोल्स हूं तो आर मेरा है 1 मोल। पी कह रहा है जब मैं 2 मोल्स हूं तो आर मेरा कितना है? बोलो 1 मोल। बात समझे? तो पी कह रहा है कि जब मैं हूंगा 5 मोल तो आर मेरा हो जाएगा एक्स। नहीं आया समझ में? पी कह रहा है कि जब मैं 2 मोल्स हूं,
जब मैं 2 मोल्स हूं, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट, ये 2, ये दिख रहा है 1। पी कह रहा है कि जब मैं 2 मोल्स हूं तो आर मेरा 1 मोल है, तो जब पी कहता है मैं 5 मोल हूं तो आर मेरा हो जाएगा x, हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर जो मुझे मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर जो मुझे मिलेंगे वो मिल जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2 मोल्स, x की वैल्यू आ जाएगी 5/2 मोल्स, समझे। अब मैं निकालूंगा मोल्स ऑफ s प्रोड्यूस्ड, अब मैं पूछूंगा मोल्स ऑफ s प्रोड्यूस्ड, मोल्स ऑफ s प्रोड्यूस्ड, मोल्स ऑफ s प्रोड्यूस्ड पूछूंगा मैं कि s के मोल कितने बनेंगे, मोल्स ऑफ s प्रोड्यूस्ड, ध्यान से देख। तो फिर मैं यहां पे लिखूंगा सेकंड में यहां पे बात कर रहा हूं किसके बारे में, मोल्स ऑफ s प्रोड्यूस्ड, ठीक है सर। तो जब मोल्स ऑफ s प्रोड्यूस की बात करते हैं कि कितने मोल ऑफ s मुझे मिलेंगे, कितने मोल ऑफ s मुझे मिलेंगे, तो मोल ऑफ s प्रोड्यूस की बात करूं तो p से पूछेंगे अपन, p से पूछेंगे, है ना। तो p के सामने मैंने बिठा दिया s को, p के सामने मैंने बिठा दिया s को, p से बोला तो p कहता है कि जब मैं 2 मोल हूं तो s भी 2 ही है। p कहता है कि जब मेरा कोफिशिएंट 2 मोल है तो उसका भी 2 ही है। तो जब मेरा कोफिशिएंट 5 मोल आएगा तो उसका x आएगा, दोनों को बराबर कर दो तो 2 से 2 कैंसल, तो x बराबर बोलो 5 मोल्स आ गया, मतलब इसके मोल्स 5 आ गया। अब तीसरा चीज पूछना है मोल्स ऑफ Q, है ना, मोल्स ऑफ Q कंज्यूम्ड, मोल्स ऑफ Q कंज्यूम्ड, Q कितने कंज्यूम होंगे, बहुत आराम से देख ले, अपन एकदम सिस्टमैटिक चल रहे हैं। तो तीसरा जब मेरे पास आएगा वो निकालना है मुझे मोल्स ऑफ Q कंज्यूम्ड। मैं यहां लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस का ऐसा प्रॉब्लम है, या कोई बात नहीं, मैं इधर करता हूं इसको, थर्ड में मोल्स ऑफ बोला है Q कंज्यूम्ड, मोल्स ऑफ Q कंज्यूम्ड अगर बोला तो मोल्स ऑफ Q कंज्यूम्ड निकालना है आपको, तो Q के साथ में P को बिठाए, तो P और Q को ले लो साथ में, तो यहाँ पे लिखा P/2, मैंने लिखा यहाँ पे Q, तो P देख रहा हूं जब ये 2 मोल है तो Q मेरा आ रहा है 3, है ना। देखो हमने कोफिशिएंट देखो बहुत सिंपल है, तो जब ये मेरा 5 आएगा तो ये मेरा आ जाएगा x, तो x मेरा आ जाएगा 15/2 मोल्स कंज्यूम होंगे, दैट इज 7.5 मोल्स। तो आप देखो इस टाइप से ये छोटे छोटे क्वेश्चन अपने बन सकते हैं मोल टू मोल रिलेशन में। अभी और भी अपन आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। लेट्स से मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं, ऐसा कुछ एग्जांपल दिया मेरे पास, हम यहां बात कर रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशंस की, और मैं यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जांपल लेता हूं कि 4NH3 था मेरे पास गैस में, और यहां पर था 5O2, ये भी गैस, दोनों से मिलकर मुझे मिल रहा है 4NO, ये भी गैस आ रहा है, और 6H2O जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, लिक्विड में। बात समझे। तो अगर मुझे इसके स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन निकालना है ना, अगर मुझे इसके स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन निकालना, तो सबसे पहले अगर मैं मोल का रिलेशन लिखता हूं तो ये आ जाएगा 4 मोल, 4 मोल के बाद ये आ जाएगा 5 मोल, 5 मोल के बाद ये फिर आ जाएगा इधर आपका 4 मोल, और यहां पर फिर आ जाएगा आपका 6 मोल। बात समझ आया। तो आप देखिए पहले 4 मोल आ रहा है, फिर यहाँ पे 6 मोल आ रहा है। आप यहाँ पे मास की बात करेंगे, अगर मैं मास का रिलेशन निकालूंगा तो ये आ जाएगा 4 × 17 ग्राम आएगा। NH3 का जो मास होता है वो 17 ग्राम होता है, और 4 मोल से तो 4 × कितना हो जाएगा 17। यहां पे देखेंगे अपन तो 5 × 32 आ जाएगा ग्राम, है ना। इधर आ जाएगा 4 × 30 ग्राम, और इधर आ जाएगा 6 × बोलो कितना है 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मोल्स का। अगर मुझे इसका वॉल्यूम का रिलेशन निकालना हो, अगर मुझे इसका वॉल्यूम का रिलेशन निकालना हो, है ना, तो वॉल्यूम का रिलेशन निकालूंगा तो 4 वॉल्यूम से मतलब 4 × 22.4 लीटर गैस है। इधर आ जाएगा 5 वॉल्यूम, तो 5 × 22.4 लीटर। यहां पे फिर आ जाएगा 4 × 22.4 लीटर, और इसको मैं नहीं लूंगा क्योंकि लिक्विड है। आया 22.4 लीटर जो होता है वो वॉल्यूम किसका होता है, लिक्विड गैस का होता है। 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। तो हमने आज ये स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशंस देखे। अब अपन थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि पहला जो टॉपिक आया दैट इज नोन एज मेरे पास मोल टू मोल रिलेशन, है ना। सबसे पहला जो टॉपिक दिख रहा है
इसको हम कहते हैं मोल टू मोल रिलेशन। बात समझे? इसी को हम कहते हैं मोल टू मोल रिलेशन। और मोल टू मोल रिलेशन है तो अपन छोटे छोटे क्वेश्चन को लेके देखते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे मेरे को बोला गया है यहाँ पे इस टाइप से कि फॉर अ रिएक्शन, रिएक्शन लेट से ऐसा दे रखा है मेरे को, यहाँ पे दिया है 2p प्लस दिया है 3q, दिया है r प्लस दिया है 4s, फॉर अ रिएक्शन ऐसा दिया हुआ ये रिएक्शन। और मुझे बोला गया है इसके अंदर कि इफ 4 मोल ऑफ p वर reacted completely, 4 mole of p were reacted completely, 4 mole of p were reacted completely, then find moles of r and s produced, है ना। then find mole of r and s produced, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। एक सिंपल इक्वेशन दे रखा है कि कोई रिएक्शन है जिसमें 2p प्लस 3q गिव्स r प्लस 4s। तो आपसे बोला है कि अगर 4 मोल ऑफ p वर रिएक्टेड कंप्लीटली, p के 4 मोल पूरी तरीके से रिएक्ट कर गए थे, तो आपसे बोला है फाइंड द मोल ऑफ r एंड s प्रोड्यूस्ड। तो r और s के कितने मोल प्रोड्यूस हुए होंगे ये आपको बताना है मुझे। तो इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी मेन इक्वेशन को लिख लेते हैं अपन। और जब मेन इक्वेशन को अपन लिखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 2p आ रहा है, इधर आ रहा है 3q, और दोनों से मिलकर मिल रहा है मुझे r, और यहाँ पे आ रहा है 4s। हमारा काम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारी पिक्चर के हीरो को पहचानना है। तो हमारी जो मूवी का हीरो है अभी फिलहाल मेरे पास वो p है, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी दे रखी है। मुझे जो जानकारी दे रखी है वो किसके बारे में दे रखी है, p के बारे में। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी हो वही अपना हीरो है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है 4 मोल ऑफ p वर रिएक्टेड कंप्लीटली, 4 मोल ऑफ p वर रिएक्टेड कंप्लीटली। तो पहले मैं p और r से पूछूंगा कि भाई p बता r कितना बनेगा। आपसे पूछा ना मोल्स ऑफ r एंड s, ठीक है। तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं सबसे पहला कि मोल ऑफ r फॉर्म्ड, मोल ऑफ प्रोड्यूस्ड या मोल ऑफ r फॉर्म्ड। तो p/2 मैंने लिखा r, आमने सामने बिठाया। p के मोल्स देखे मैंने तो p कहता है जब मेरे 2 मोल्स हैं तो r के जो आ रहे हैं वो 1 मोल्स आ रहे हैं। इक्वेशन से जानकारी मिल रही है आपको। जब p के 2 मोल्स आ रहे हैं तो r के बोलो कितने आ रहे हैं, 1 मोल आ रहे हैं। तो जब p के 4 मोल होंगे तो r के बोलो क्या आ जाएंगे, x मोल्स आ जाएंगे। जब p के 4 मोल्स है तो r के कितने आएंगे, x। तो कैंसिल करेंगे तो 2 1 2 और ये 2 आया तो x की वैल्यू जो आ गई वो 2 मोल्स आ गई, मतलब r के जो मोल्स आएंगे वो 2 आ जाएंगे। आ गए। अब मुझे पूछा है कि मोल्स ऑफ s प्रोड्यूस निकालो, है ना। मुझसे पूछा गया है कि सर मोल्स ऑफ क्या निकाल के बताओ, s प्रोड्यूस्ड, मोल्स ऑफ s प्रोड्यूस निकाल के बताइए। तो अगर मुझे मोल्स ऑफ s प्रोड्यूस निकालने हैं तो अगेन मैं अब p को बोलूंगा कि तू ही बता s कि s कितना बन रहा है ना, s कितना बन रहा है। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं p/2, बोलो किसके बारे में, s के बारे में। और मैं कहता हूं कि जब p के 2 मोल रहे तो s के 4 है। जब p के 2 मोल है तो s के कितने दिख रहे हैं, 4। तो p के मोल्स आपको गिवन कितने हैं, तो 4 गिवन है। तो यहाँ पे आ जाएगा x, ये 2 से 2 कैंसल, x बराबर आ जाएगा 2 × 4। तो x बराबर बोलो कितने आ गए, 8 मोल्स। x की वैल्यू यहाँ पे जो आई मेरे पास कितने मोल्स आई, बोलो 8 मोल्स। बोलो आया। इसी क्वेश्चन में अगर कोई मुझसे पूछ लेता, मोल्स ऑफ क्यू कंज्यूम्ड, है ना, तीसरा पार्ट अगर कोई मुझसे कहता कि सर ये भी निकाल के बताओ कि मोल्स ऑफ क्यू कंज्यूम्ड कितने आए हैं, मोल्स ऑफ क्यू कंज्यूम्ड कितने आए हैं, इसके बारे में जानकारी दो। तो मोल्स ऑफ क्यू अगर आपको निकालने हैं तो वो भी बड़ा आसान तरीका है, क्या तरीका है, ध्यान से देख। क्या करो, अब P और Q का रिलेशन पूछेंगे, P और Q का। तो P और Q को मैंने आमने सामने बिठा लिया। जब P के 2 मोल है तो Q के 3 है। P के जब 2 मोल है तो Q के 3 है। तो P के जब 4 मोल आएंगे तो Q के बोलो क्या आ जाएंगे, x 2
तो x की वैल्यू आई बोलो कितना 6 मोल्स, x की वैल्यू बोलो कितनी आ गई 6 मोल। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसमें मोल टू मोल रिलेशन है। ऐसे अपन खूब सारे क्वेश्चन देखेंगे, आप चिंता ना करें, खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे में। क्लियर है? तो हम इस तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलो और देखते हैं अपन एक क्वेश्चन और, है ना। मान लो ऐसा दिया मेरे को, लेट्स से दिया हुआ है 3a दिया है प्लस 2b दिया है, c दिया है और यहां पे दिया 5d, है ना, ऐसा दिया है। आपसे बोला है इफ 8 moles of, है ना, d were produced, if 8 moles of d were क्या लिखा है produced, 8 moles of d were produced, then find moles of a and b consumed, then find moles of a and b consumed। इस टाइप का सवाल आपको दे दिया है कि कोई एक जनरल इक्वेशन दे रखी है मेरे पास, एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन दे रखी है कोई, है ना, और इस इक्वेशन में मेरे को बोल दिया गया कि भाई रिएक्शन जब हुई तो जो डी है उसके 8 मोल प्रोड्यूस हुए थे, जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो डी के कितने मोल प्रोड्यूस हुए 8 मोल। तो आपसे बोला फाइंड मोल्स ऑफ ए एंड बी कंज्यूम्ड। मैंने आपको बोला है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी पिक्चर का क्या पहचानना है, हीरो, है ना। तो अगर मैं हीरो पहचानता हूं यहाँ पे, बात समझे, तो ये आ रहा है मेरे पास 3 है, ये आ रहा है मेरे पास 2b और इससे मुझे मिल रहा है c प्लस बोलो क्या आ रहा है 5d। यहां मेरी मूवी का जो हीरो है वो मेरा डी है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी दे रखी है मुझे, और इस डी के बारे में जानकारी क्या दे रखी है कि ये 8 मोल्स, है ना, इसकी जानकारी क्या दी है मुझे कि यहाँ पे इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं, 8 मोल्स आर प्रोड्यूस्ड। अब आपसे बाकी पूछा है 8 मोल्स आर प्रोड्यूस पूछा है ना, ये अपनों को इंफॉर्मेशन है। आपसे बोला है कि कितने मोल्स कंज्यूम हुए, है ना, आपसे बोला है कितने मोल्स कंज्यूम हुए। तो चलो भाई सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात करता हूं यहाँ पे मोल्स ऑफ ए कंज्यूम्ड, मोल्स ऑफ ए कंज्यूम्ड, मोल्स ऑफ ए क्या लिखा कंज्यूम्ड, कितने मोल्स ए कंज्यूम हुए, मोल्स ऑफ ए कंज्यूम्ड। तो जब मोल्स ऑफ ए कंज्यूम्ड की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो मोल्स ऑफ ए कंज्यूम मतलब अब मैं यहाँ पे ए और डी का रेशियो निकालूंगा, मुझे डी बताएगा, है ना, सारी जानकारी कौन दे सकता है, डी दे सकता है, क्योंकि डी के मोल्स हमें पता है। तो मैं ए और डी को आमने सामने बिठाऊंगा, ए और डी को आमने सामने बिठाऊंगा, तो मैंने ए और डी को आमने सामने बिठाया और देखा रेशियो, तो ए कह रहा है कि जब मैं 3 मोल हूं तो वो 5 मोल है, जब ये 3 मोल्स है तो ये बोलो कितना है 5, तो जब ये 8 मोल्स होगा तो ये एक्स आएगा। सिंपल यूनिटरी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 इंटू 3/5, तो एक्स बराबर आ जाएगा 24/5 मोल्स, 24/5 मोल्स, लगभग ये आ जाएगा 4.8 मोल के आसपास, लगभग 4.8 मोल प्रोड्यूस कंज्यूम होंगे, किसके, ए के, है ना। वैसे कोई मुझसे पूछ लेता मोल्स ऑफ बी कंज्यूम्ड, है ना, सेकंड मुझसे कोई पूछ लेता मोल्स ऑफ बी कंज्यूम्ड, मोल्स ऑफ बी कंज्यूम्ड, मोल्स ऑफ बी क्या लिखा है कंज्यूम्ड, आ रहा समझ में। तो मोल्स ऑफ बी कंज्यूम निकालना है, तो फिर आप चेक कर लो कि अब ये डी आपसे इसके बारे में पूछ रहा है ना, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन किसके बारे में गिवन है, डी के बारे में, तो आप पूरा प्रॉब्लम को ही सॉल्व करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी, जिसके बारे में जानकारी दी जाए उसको लेकर रिजॉल्व करना है आपको प्रॉब्लम को, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। तो मैं यहाँ पे बात करता हूं, तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे बी और डी का रेशियो। तो बी मुझे कह रहा है कि जब ये 2 मोल है तो ये 5 मोल है, देखो, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, तो जब डी के 8 मोल कंज्यूम प्रोड्यूस हुए तो ये कितना बना होगा एक्स, डी के जब 8 मोल प्रोड्यूस हुए तो कितना बना एक्स, तो एक्स बराबर यहाँ पे आ गया 5x और ये आ गया 16, तो एक्स बराबर बोलो 16/5, तो एक्स बराबर बोलो आ गया 3.2 आ गया, है ना, यहाँ पे 3.2 मोल्स के लगभग आ गया ये। तो इस टाइप के ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मोल टू मोल रिलेशन में। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
कि मेरे पास ऐसा दिया हुआ था 4NH3 है ना प्लस 5O2 ऐसा, और दोनों से मिलकर मिला है मुझे 4NO गैस एंड 5 एंड 6H2O लिक्विड, है ना। मुझे बोला गया इफ 10 मोल ऑफ O2 वर कंज्यूम्ड, O2 वर कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, है ना। इफ क्या बोला है, 10 मोल ऑफ O2 वर कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, then find mole of NO and H2O produced, then find mole of NO and क्या लिखा है H2O produced। बात समझे। तो यहां पे आप देखेंगे कि मुझे जो जानकारी दे रखी है वो ऑक्सीजन के बारे में दे रखी है। जानकारी किसके बारे में दे रखी है, ऑक्सीजन के। 10 मोल ऑफ O2 वर कंज्यूम्ड, 10 मोल O2 कंज्यूम हुए, तो बोला NO और H2O के कितने मोल प्रोड्यूस हुए होंगे। तो अपनी पिक्चर का हीरो कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से बोलेंगे NO के बारे में बता, है ना। तो पहला चीज मैं यहाँ पे निकालना सिखा रहा हूं आपको, मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस, मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे मैं O2 को ले रहा हूं NO के साथ में, तो जब ये 5 था तो ये बोल रहा है 4 है, जब ये 10 है तो ये बोलेगा X है, तो ये आ जाएगा 2, तो X बराबर बोलो कितना मोल्स, 8 मोल्स। X बराबर कितना मोल्स आ रहा है, 8 मोल्स। वेरी सिंपल, है ना। सिमिलरली मुझसे बोला जाए मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस, सिमिलरली मुझसे बोला जाए मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड, मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड। तो मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस निकालना है अगर आपको, तो फिर अपन उठाएंगे O2 को, क्योंकि अपने को जानकारी जिसके बारे में दी है उस चीज से अपन पूछेंगे। तो O2 कहता है कि जब मैं 5 मोल हूं तो ये 6 है, जब ये 5 मोल है तो ये कितना है, 6 है। तो जब ये 10 रहेगा तो ये बोलो X आएगा, तो ये 5 2 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करा इक्वल टू बोलो 12 मोल्स। बेटा मोल्स आ गए ना अगर आपके, तो आप फिर मास, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल सब निकाल सकते हो। अगर आपने किसी सब्सटेंस के मोल्स कैलकुलेट कर लिए फिर तो सभी कुछ आ जाएगा। तो मोल टू मोल रिलेशन में देखो अपन ने बहुत छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन देखे, है ना। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं आपके पैकेज के जो है, जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, फॉर अ रिएक्शन, है ना, यहां दे रखा है ये 2P, फॉर अ रिएक्शन ये दे रखा है 2P प्लस Q गिव्स R, 2P प्लस Q R, 8 मोल ऑफ P एंड एक्सेस ऑफ Q विल प्रोड्यूस, 8 मोल ऑफ P बोला है। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं अपन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, क्या दे रखा है यहाँ पे, 2P दे रखा है प्लस Q दे रखा है, और दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, R। आपको गिवन जो है वो बोला है इन्होंने 8 मोल ऑफ P, ये गिवन है, ये कितना है 8 मोल्स ऑफ P, ये गिवन है। आपसे बोला है Q विल प्रोड्यूस कितना, R, मतलब ये इसकी जानकारी आपसे पूछी है, इसकी जानकारी पूछी है। तो आप क्या करो, P और R को आमने सामने बिठा लो। अब P बोलेगा जब मैं 2 मोल हूं तो ये तो एक ही है, और जब मेरे 8 मोल्स यूज होंगे तो ये इसके X होंगे, तो कैंसिल होके आया यहाँ पे 4, तो मोल्स ऑफ R यानी X की वैल्यू जो आई वो 4 आई, यानी R के मोल्स जो आएंगे वो 4 मोल्स आएंगे। R के जो मोल्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 4। वेरी सिंपल एकदम, समझ रहे हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन और ये जस्ट मैंने अभी कराया तो कि 8 मोल्स ऑफ NH3 वर कंप्लीटली यूज्ड अप इन द रिएक्शन, देन मोल्स ऑफ NO एंड H2O प्रोड्यूस। ये जस्ट अभी ये क्वेश्चन कराया आपको मैंने पीछे, ये वाला। बात समझे कि नहीं समझे। फिर भी मैं इसको दोबारा बताता हूं, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करूंगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और भी कर लेंगे तो अपने पास कोई समस्या नहीं है। तो यहां पे अपन देखें तो यहां पे आ रहा है 4NH3 और यहां आ रहा है 5O2, ये दे रहा है मेरे को 4NO और ये आ रहा है मेरे पास 6H2O, ऐसा दिख रहा है। और हमारी पिक्चर का हीरो NH3 है, हमारी इस मूवी का हीरो कौन है, NH3 है। क्यों NH3? क्योंकि NH3 के बारे में दे रखा है 8 मोल NH3, 8 मोल गिवन है ना। कितना गिवन है, 8 मोल। तो आपसे बोला है मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस्ड। सबसे पहली चीज मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस,
सबसे पहली बात, मोल्स ऑफ क्या लिखा बोलो, एनओ प्रोड्यूस्ड। तो मोल्स ऑफ एनओ प्रोड्यूस्ड के अगर मैं बारे में बात करूं, है ना, तो हमारे जो इंफॉर्मेशन दी है वो NH3 और NO की दी है, पूछा है NO की। तो जब ये 4 मोल है तो ये भी 4 है, तो जब ये 8 मोल आएगा तो ये भी तो X आएगा, तो 4 से 4 कैंसल, तो X बराबर बोलो 8 मोल ऑफ NO, 8 मोल ऑफ NO। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। H2O का क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम चलेगा, है ना। बिल्कुल भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, मैं आपको बिल्कुल पूरी तरीके से इसको बताऊंगा कि H2O वाला आपको आंसर कैसे निकालना है, बात समझे, है ना। अपने को रिस्क नहीं लेना है, अपने को H2O वाला आंसर निकालना है। तो ठीक है भाई, अब मैंने क्या करा, मैंने आपको बोला कि दूसरी चीज मुझे निकालनी है, क्या निकालनी है बताइए, मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड। तो NH3 और H2O का रेशियो लेंगे अपन। तो NH3 को लिया, उसके सामने मैंने H2O को बिठाया, है ना, और मैंने पूछा बता भाई कितना बनेगा, तो उसने बोला मैं क्या बताऊं, NH3 से पूछो। NH3 कहता है जब मैं 4 मोल हूं तो ये 6 है, तो जब मैं 8 मोल हूं तो ये बोलो कितना आ जाएगा X, तो ये कैंसिल हो क्या आया 2, तो X बराबर बोलो कितना मोल्स, 12 मोल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, कर देंगे। तो इस तरीके से ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मोल टू मोल रिलेशन में देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो स्टोइकियोमेट्री का टॉपिक बहुत इजी है, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं और लगभग अपनों को सारे करने हैं। क्लियर, ये देखें, है ना। वैसे यहाँ पे एक रिएक्शन है, अब इसको आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, बात समझे। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ट्राई करना, ये भी होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, ये 2 क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ये दोनों होमवर्क में ट्राई कीजिएगा आप, है ना। मुझे लगता है अब आने चाहिए आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारे पास जो अगला अब कैटेगरी आता है, दिस कैटेगरी इज नोन एज मास टू मास रिलेशनशिप, है ना। अब हम जो रिलेशन निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं, मास टू मास रिलेशन, है ना। मास टू मास रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी समझाता हूं मैं। और यहां पे एक लॉ भी काम करता है, दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात समझे कि नहीं समझे, यहां पे एक लॉ भी काम करता है, उस लॉ को अपन कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। करना वैसे ही है जैसे हम करते आए हैं, इसमें कुछ अनोखा काम नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं मास टू मास रिलेशनशिप में, कि मुझे बोला कार्बन है, सॉलिड है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो आ रहा है वो गैस है, और दोनों से मिलकर मुझे मिल रहा है CO2 गैस, है ना। तो अगर मैं देखूं तो ये 1 मोल आ रहा है, बात समझे, ये भी यहाँ पे मेरे पास 1 मोल है और यहाँ भी मेरे पास ये 1 मोल है, और मुझे पता है कि अगर ये 1 मोल है तो ये 12 ग्राम कार्बन है, ये 32 ग्राम ऑक्सीजन है, और ये 44 ग्राम ऑक्सीजन CO2 है। इस पूरे केस में एक लॉ अप्लाई होता है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। इस पूरे केस में ये लॉ अप्लाई होता है, दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात समझे कि समझे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड हमें पता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बात समझे, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप देख लो LHS का जो मास है वो RHS के बराबर आ रहा है, समझे। तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि मास ऑन LHS हमेशा इक्वल टू आता है, बोलो मास ऑन, बोलो क्या है, RHS। लेफ्ट हैंड साइड का मास हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही जो मास का है, मास टू मास रिलेशन का है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर अप्लाई होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं मास टू मास रिलेशन का ही अपन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा दे दिया, यहां पे दिया N2, ये गैस है, और यहां पर आ रहा है 3H2, ये भी गैस है, और दोनों से मिलकर बन रहा है मेरे पास 2NH3, और ये भी बोलो कौन है, गैस है। आया। तो आप मेरी बात को ध्यान से देखेंगे तो फिर से आपको ये नजर आएगा 1 मोल, यहां देखेंगे तो आएगा 3 मोल, और यहां देखेंगे तो आएगा 2 मोल। अब इससे क्या समझे, तो 1 मोल मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन इक्वल टू कितना होता है मुझे बताइए, 14 ग्राम। तो 2 नाइट्रोजन मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन।
यहाँ पर 6 ग्राम हाइड्रोजन, तो ये आ जाएगा आपका 34 ग्राम NH3। अगेन यहाँ पर वही लॉ फॉलो हो रहा है, that is known as law of conservation of mass, that is mass can neither be created nor be destroyed। बात समझे? तो इस तरीके ये डिफरेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं जिसको हम कहते हैं मास टू मास रिलेशनशिप में, है ना। तो अब अपन देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या आते हैं। अपन खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं, है ना। जैसे ये बोला इन्होंने पहला क्वेश्चन कि फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 6 ग्राम ऑफ कार्बन। कंप्लीट कंबस्शन, अब मैं बार बार कह रहा हूं स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल इक्वेशन लिखना आनी चाहिए हमें, कम से कम थोड़ी बेसिक रिएक्शंस तो आनी चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, तो एक बेसिक रिएक्शन है। और अगर स्पेशली 11th क्लास वाले बच्चों को थोड़ी समस्या आती है तो वो धीरे धीरे आपका आ जाएगा, ड्रॉपर वाले बच्चे भी धीरे धीरे आ जाएगा, उससे घबराना नहीं है अपने को, है ना। तो हमारे पास ये सोल्यूशन की बात करता हूं तो कार्बन मेरे पास सॉलिड है और कंबस्शन कराओगे तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और दोनों से मिलकर मिलता है मुझे CO2। आया? तो अगर मैं इसका रिलेशन लिखूं सबसे पहले मोल वाला, अगर मैं इसका मोल का रिलेशन लिखता हूं तो ये मेरे पास 1 मोल है, ये भी मेरे पास 1 मोल है और ये भी मेरे पास 1 मोल है। और अगर मैं मास का रिलेशन लिखता हूं, मोल के बाद में अगर रिलेशन किसका लिखता हूं, मास का, तो ये मेरे पास 12 ग्राम है, ये मेरे पास 32 ग्राम है और ये मेरे पास 44 ग्राम है। और अभी आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कार्बन के बारे में। ये हमारी पिक्चर का सुपरस्टार है, ये हमारी मूवी का सुपरस्टार है। हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो कार्बन के बारे में दे रखी है कि 6 ग्राम कार्बन से कितना CO2 मिलेगा। तो जिसके बारे में दिया है और जिसके बारे में पूछा उन दोनों को बिठा लो आमने सामने, है ना। तो बिठा लिया मैंने इन दोनों को आमने सामने, तो ये आया C और ये आया CO2। और C कहता है कि जब मैं 12 ग्राम हूं तो ये 44 ग्राम है, जब कार्बन 12 ग्राम है तो ये बोलो कितना है, 44 ग्राम। जब कार्बन का 12 ग्राम पूरी तरीके से रिएक्ट करा तो वो 44 ग्राम मिला। तो मेरे लाल अगर इसका 6 ग्राम लेओगे तो इसका बोलो वेट आ जाएगा, कुछ आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 और ये 22। तो जाहिर सी बात है कि जो W ऑफ CO2 आ रहा है, वेट ऑफ CO2 इक्वल टू बोलो कितना ग्राम सारा है, 22 ग्राम्स। दिखा? तो जैसे वहां पे हमने मोल को कंबाइन करा था ना, मोल के साथ रिलेशन निकाला था, वैसे यहाँ पे किसके साथ रिलेशन निकालना है, मास के साथ, है ना। वहां पे मोल के साथ रिलेशन निकाल रहे थे पीछे वाले अपन, ये टॉपिक्स में 2 क्वेश्चन होमवर्क भी दिए मैंने आपको ये। तो यहाँ पे अपन पूरा रिलेशन किसका निकाल रहे हैं, मास के साथ, समझे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड द मास ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का कंबस्शन करा रहे हैं, है ना, कंबस्शन करा रहे हैं किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का गैस प्लस यहाँ पे O2 गैस और दोनों से मिलकर आपको मिल जाएगा 2H2O लिक्विड, है ना। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा लो आप 2, लगाया। अब फिर से इसके रिलेशंस लिखो पहले अपन। तो सबसे पहला मैं मोल का रिलेशन लिखता हूं इसका, तो मोल का रिलेशन आएगा तो 2 मोल आएगा, यहाँ पे आएगा 1 मोल और यहाँ पे भी आएगा 2 मोल। बोलो आया? अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूं मास का रिलेशन। मोल के बाद किसका रिलेशन लिख लिया मैंने, मास। तो मास मतलब 2 2 ये आ गया 4 ग्राम हाइड्रोजन, ये आ गया 32 ग्राम ऑक्सीजन और 2 × 18 36 ग्राम वाटर। 36 ग्राम क्या आ रहा है, वाटर। आपसे पूछा है मास ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड, मास ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और वाटर में रिलेशन पूछा है ना। आपसे जो रिलेशन पूछा है वो इसका पूछा है रिलेशन, इन दोनों का पूछा है, इन दोनों को आमने सामने बिठा लो। ठीक है, तो यहां लिखा मैंने H2 और यहां लिखा H2O। हाइड्रोजन कह रहा है जब मैं 4 ग्राम हूं तो ये 36 ग्राम है। हाइड्रोजन कह रहा है जब ये 4 ग्राम है तो ये कितना है, 36 ग्राम। तो अब हाइड्रोजन आपके पास कितना है, 12 ग्राम। तो यहाँ पे W ऑफ H2O लिखा मैंने, है ना। चलिए 4 1 4 और 4 3 जा
12, उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वेट ऑफ H2O जो आया मेरे पास वो आया 36 इंटू 3, है ना, ग्राम। तो W ऑफ H2O मेरे पास बन जाएगा, बताओ, 3 6 18, 3 3 9 और 10, तो 108 ग्राम पानी बनेगा। बोलो आया समझ में, कितना ग्राम पानी बनेगा? 108 ग्राम। तो इस टाइप के ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मास टू मास रिलेशन में भी देखने को मिल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं अपन, है ना। जैसे ये फॉर अ गिवन रिएक्शन Mg plus O2 gives 2 MgO, find the mass of MgO produced by 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, फॉर द गिवन रिएक्शन। देखो जरा, ठीक है, फॉर द गिवन रिएक्शन, तो गिवन रिएक्शन क्या है मेरी, Mg प्लस O2 दोनों से मिलकर मिल रहा है मुझे 2 MgO, ये मिल रहा है। आपसे बोला मास ऑफ MgO प्रोड्यूस, है ना, बैलेंस करने के लिए एक काम करो, यहाँ पे 2 लगा लो, इक्वेशन बैलेंस हो गई मेरी, बाय 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले इसका रिलेशन लिखेंगे अपन, तो सबसे पहला रिलेशन मोल वाला लिखता हूं मैं, तो ये आ गया 2 मोल, ये आ गया 1 मोल, और ये फिर से आया 2 मोल। मास का रिलेशन लिख लो, एक मैग्नीशियम होता है 24 ग्राम, 1 मोल मैग्नीशियम 24 ग्राम होता है, एक मोल मैग्नीशियम इक्वल टू कितना होता है 24, है ना। तो 2 मैग्नीशियम मतलब 48 ग्राम, ये आया 32 ग्राम, और ये आ जाएगा मैग्नीशियम आया आपका 24 और 16, तो 40 इंटू 2 मतलब कितना, 80 ग्राम। बोलो, अब आपसे पूछा है कि फाइंड द मास ऑफ MgO प्रोड्यूस्ड बाय 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द मास ऑफ MgO प्रोड्यूस्ड बाय 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये इन दोनों में रिलेशन पूछा है आपसे, है ना, 8 ग्राम ऑक्सीजन का। तो हम क्या करेंगे कि O2 और MgO को आमने सामने बिठा लेंगे, O2 और MgO को आमने सामने बिठा ले, और O2 से पूछा तो O2 कहता है कि जब मैं 32 ग्राम है तब ये 80 ग्राम है ना। जब O2 का कंजम्पशन कितना ग्राम हुआ 32 ग्राम, तो MgO का प्रोडक्शन कितना हुआ 80 ग्राम। ऑक्सीजन जब 32 ग्राम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड 80 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, ये रिएक्शन से पता चल रहा है अपने को। अब ये कह रहे हैं कि 8 ग्राम अगर ऑक्सीजन हुआ, तो ऑक्सीजन अगर 8 ग्राम हुआ तो भाई मेरे ये W आ जाएगा इधर, और ये लिखेंगे अपन, है ना। तो ये आ गया 8 1 8 8 4, और ये आ गया आपका 20, है ना। तो वेट ऑफ MgO, वेट ऑफ MgO इक्वल टू बोलो कितना ग्राम, 20 ग्राम्स। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत छोटे छोटे कहीं ना कहीं इधर उधर देखने को मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको ये सब सवाल समझ में आ रहे हैं। और चलते हैं, ये लिखा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय combustion of 16 gram of methane, calculate the amount of water produced by combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम मीथेन का कंबस्शन कराया है, तो 16 ग्राम मीथेन का अगर कंबस्शन कराओगे, है ना, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O, ऐसा होगा, है ना। थोड़ा सा फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर दूं मैं यहाँ पे, ये गैस और ये लिक्विड आया। बैलेंस करने की बात करूं मैं अगर, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2, ये इक्वेशन बैलेंस है। स्टोइकियोमेट्री में बैलेंसिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। स्टोइकियोमेट्री के सवाल करो तो बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोलना मैं, है ना। बैलेंसिंग के थ्रू ही जाना है अपने को, बैलेंसिंग आनी चाहिए, छोटी छोटी नहीं आती तो धीरे धीरे आएगी, सिखाएंगे, सब सिखाएंगे, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो छोड़ेंगे ना। ये क्वेश्चन कर ले फिर पानी पियेंगे। चलो, तो अब मेरे पास क्या दिखा कि अगर मैं मोल का रिलेशन लिखता हूं तो ये 1 मोल है, ये आ गया 2 मोल, ये आ गया 1 मोल, एंड अगेन ये आ गया 2 मोल, है ना। इससे मैं मास का रिलेशन लिखता हूं, तो ये मेरा आ रहा है 16 ग्राम, ये आ रहा है 64 ग्राम, ये आ रहा है 44 ग्राम, और ये आ रहा है 36 ग्राम, ये आ रहा है 36 ग्राम। बोलो आया। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन से पूछा है, 16 ग्राम ऑफ, बोलो क्या बोला है, मीथेन, 16 ग्राम मीथेन,
और वाटर प्रोड्यूस बोला है, मतलब ये रिलेशन पूछा है आपसे, ये तो जिसका भी रिलेशन पूछा जाए उसको आमने सामने बिठा लो, है ना, आमने सामने बिठा लो उसको, यहां लिख रहा हूं मैं, चलो तो CH4 सामने मैंने बिठा लिया H2O को। CH4 से पूछा कि भाई बता तेरा वेट, तो कहता है 16 ग्राम, है ना, ये लिखा मैंने 16 ग्राम। तो ये बोलो, तो ये बोलता है मैं 36 ग्राम। अब मीथेन से पूछा अब, तो बोला अभी भी मैं 16 ग्राम ही हूं। तो मैंने ठीक है भाई, ये 16 लिखा और इक्वल टू वेट ऑफ क्या आ गया, H2O। 16 से 16 कैंसल, तो जो वेट ऑफ H2O आएगा दैट इज इक्वल टू, बोलो कितना ग्राम्स आएगा, 36 ग्राम्स। बात समझे कि नहीं समझे, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस टाइप के आपको ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, दैट इज मास टू मास रिलेशन। आया, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट आपके पास हम बढ़ेंगे और इसको हम कहते हैं वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन। अब जो है हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक कहलाता है वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन। चलो देखते हैं। तो वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन की अगर मैं बात करता हूं, है ना, तो ये स्पेसिफिकली गैसेस पे ज्यादा अच्छे से अप्लाई होता है, देखते हैं अपन। जैसे एग्जांपल की बात करता हूं मैं, तो लेट से मैं कहता हूं N2 गैस है और ये 3H2 गैस है, और दोनों से मिलकर मुझे मिल रहा है 2NH3 गैस, है ना, ये दिख रहा है। N2 है, फिर 3H2 और फिर क्या आ रहा है 2NH3। तो अगर मैं सबसे पहले इसका मोल निकालू, मोल रिलेशन, तो मोल रिलेशन मतलब 1 मोल, इधर आ जाएगा 3 मोल, इधर आ जाएगा 2 मोल, है ना। या मैं कह सकता हूं 1 वॉल्यूम, या मैं कह सकता हूं 3 वॉल्यूम, या मैं कह सकता हूं 2 वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर क्या होता है, मोल्स। तो आप देखो ना, मेरी बात को समझो। तो यहां पे जो वॉल्यूम की जब मैं बात करूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 22.4 लीटर, तो यहां लिखूंगा 3 इंटू 22.4 लीटर, या मैं लिखूंगा 2 इंटू 22.4 लीटर, है ना, 2 इंटू 22.4 लीटर। या मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 वॉल्यूम, या मैं कह सकता हूं 3 वॉल्यूम, या फिर क्या कह सकता हूं 2 वॉल्यूम, इस टाइप से, ये 2 वॉल्यूम। बात समझे। और मान लो एग्जांपल अपन लेते हैं, खूब सारे एग्जांपल लेते हैं, चिंता ना करें। और एग्जांपल लेते हैं अपन कि ऐसा दिया मुझे 2SO2 गैस प्लस O2 आ रहा है यहाँ पे गैस, और दोनों से मिलकर मुझे मिल रहा है 2SO3 गैस, 2SO3 गैस। बात समझे। जब तक जल की सेवा ले लें, किसकी सेवा ले लें, जल की। चाय पियोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, फिर मैं बात करता हूं मोल्स के बारे में, है ना। तो मोल्स के बारे में बात करूंगा, तो ये आ रहा है 2 मोल, ये आ रहा है 1 मोल, और ये भी आ रहा है 2 मोल। अगर वॉल्यूम का रिलेशन निकालूंगा, तो ये आ जाएगा 2 वॉल्यूम, ये आ जाएगा 1 वॉल्यूम, और ये आ जाएगा 2 वॉल्यूम। अब इससे क्या मतलब सर, तो भैया 2 इंटू 22.4 लीटर आएगा वॉल्यूम इसका, इसका आ जाएगा केवल 22.4 लीटर, और इसका कितना आ जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अपन थोड़े से बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, है ना। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेके आपको बताता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको लेके यहाँ पे समझाता हूं, है ना। और ये छोटा सा क्वेश्चन मुझे जो बोला है, ये कुछ ऐसा बोला यहां पर कि बोला है फॉर रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस, और दोनों से मिलकर मिल रहा है 2NH3 गैस, ऐसा आया। बोला है फाइंड
वॉल्यूम ऑफ NH3 produced by 5.6 liter of N2. Find volume of NH3 produced by 5.6 liter of N2. 5.6 लीटर N2 से NH3 का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा? तो जैसा कि हम प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करते आ रहे हैं, तो अब इतना आइडिया लग गया होगा कि अपने को क्या करना है। तो हम यहाँ पे जब बात करेंगे तो मैं लिखूंगा N2 गैस, यहां लिखूंगा 3H2 गैस, और यहां लिखूंगा मैं 2NH3 गैस। ऐसा लिखूंगा मैं यहाँ पे। लिखा बच्चों, है ना? मोल का रिलेशन लिख लो आप। तो मोल का रिलेशन लिखूंगा तो 1 मोल, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3 मोल, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 मोल, है ना? वॉल्यूम का रिलेशन लिखूंगा मैं तो आ जाएगा 22.4 लीटर, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर, है ना? और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर। हमसे जो जानकारी पूछी है वो NH3 की पूछी है, हमसे जो जानकारी पूछा है वो NH3 का पूछा है N2 का यूज करके, ये पूछा है इन दोनों के बारे में। तो सिंपल काम वही करो ना, दोनों को आमने सामने बिठा लो, है ना? आमने सामने बिठा लो। तो N2 के सामने NH3 को बिठाया और उससे पूछा, तो N2 कहता है कि जब मैं 22.4 लीटर हूं तो NH3 है मेरा 2 इंटू 22.4 लीटर। तो जब मैं 5.6 लीटर रहूंगा, N2 बोला ना 5.6 लीटर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस बाय 5.6 लीटर ऑफ क्या बोला है N2। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे? V लिखेंगे। ये पूरा कैंसिल हो गया। V ऑफ NH3 आपको निकालना है, तो V ऑफ NH3 अगर निकालना है तो ये 5.6 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 5.6 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 11.2 लीटर। 5.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पॉइंट कितना आ जाएगा? 2 लीटर। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप देखिए, ये सिंपल सा काम हम कर सकते हैं वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन में। तो आज अपन ने स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन में ये सारी चीजें देखी। अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं कि अगर मिक्सअप होके आ जाए कि वॉल्यूम देके मास पूछ ले, मास देके मोल पूछ ले, तो इस टाइप के सवाल में अपने को क्या करना है, कैसे करना है, ये अपन अब समझते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आराम से एक्सप्लेन करता हूं कि अभी अपन ने जो देखा वो मोल देखा रिलेशन, वो हमने मास रिलेशन देखा, वो हमने वॉल्यूम रिलेशन देखा, या मैं कहता हूं मॉलिक्यूल रिलेशन दे दिया। अब किसी के मोल से मास निकालना है, किसी के मोल से वॉल्यूम निकालना है, किसी के मोल से मॉलिक्यूल निकालना है। तो अब हमारे पास आसान काम है, अब हमें इनको आपस में इंटर रिलेट करना है। और अब मैं आपको जो एग्जाम्पल कराऊंगा, जो क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी वैसे ही कराऊंगा जो आपस में एक दूसरे को क्या करे, इंटर रिलेट करे, है ना? जैसे आप इसी क्वेश्चन की बात कर लें, इसी क्वेश्चन की बात करें तो आपको एक बोला हुआ है कि ऑक्सीजन कंबाइंस विद एल्यूमिनियम, है ना? तो ये मेरे पास एल्यूमिनियम रहा होगा और ये ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, और कंबाइन होकर इसने दिया Al2O3, है ना? बैलेंस करने के लिए अपन यहाँ लगा लो 2, तो यहाँ लगा लो 3, तो यहाँ लगा लो 4। ये इक्वेशन मेरी बैलेंस है ना? क्योंकि अभी जो हम स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन पढ़ रहे हैं उसमें इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या बोला इस क्वेश्चन में वो ध्यान से देख, वो इंपॉर्टेंट बात है। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है ना? और बोला है वेट ऑफ एल्यूमिनियम बताओ कितना लगेगा। इस क्वेश्चन का अगर सिंपल समझो तो बोला है 1.5 मोल ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है एल्यूमिनियम से टू फॉर्म Al2O3। वेट ऑफ एल्यूमिनियम मतलब मोल और वेट का रिलेशन, मोल ऑक्सीजन के और वेट एल्यूमिनियम का। बात समझे? मोल किसके? ऑक्सीजन के, और वेट किसका? एल्यूमिनियम का निकालना है, मतलब मोल का रिलेशन वेट के साथ। तो इस सवाल में हम जो इस्तेमाल करेंगे वो हम करेंगे मास टू मोल रिलेशन, या मोल टू मास रिलेशन, कुछ भी कह सकते हो आप। इस सवाल में जो हमारे पास आ रहा है वो मास टू मोल का रिलेशन आ रहा है, मास से मोल का रिलेशन। चलो पहले मैं वही करूंगा जो मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले मोल का रिलेशन लिखूंगा, तो ये 4 मोल है, ये 3 मोल है ना? तो ये 2 मोल है। हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो अब मुझे इसका कोई काम नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना? और यहाँ पे मेरा मास आ रहा है, तो ये आ रहा 4 इंटू 27 ग्राम आया, तो ये आ रहा है 3 इंटू 32 ग्राम। 3 इंटू कितना है? 32 ग्राम। अब क्वेश्चन को समझ
कह रहे हैं ऑक्सीजन के मोल्स 1.5 है और अल्यूमिनियम का वेट निकालना है, अल्यूमिनियम का वेट और ऑक्सीजन के मोल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सवाल में, हम क्या करेंगे, यहां लिखूंगा मैं वेट ऑफ अल्यूमिनियम इज टू मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसका रिलेशन निकालूंगा। वेट ऑफ अल्यूमिनियम इज टू मोल ऑफ ऑक्सीजन, अल्यूमिनियम का वेट और ऑक्सीजन के मोल को अब मैं रिलेट करूंगा। तो देखो अल्यूमिनियम से पूछो उसके वेट के बारे में, ऑक्सीजन से पूछो उसके मोल के बारे में, जैसा जिसका दिया है उसके बारे में वही पूछो। तो वेट ऑफ अल्यूमिनियम कहता हूं तो अल्यूमिनियम कहता है कि जब मैं 4 इंटू 27 ग्राम हूं, जब मैं 4 इंटू 27 ग्राम हूं, 4 इंटू 27 ग्राम हूं, तो ऑक्सीजन है 3 मोल, तो ऑक्सीजन है 3 मोल आया। तो जब ऑक्सीजन होगा 1.5 मोल तो मेरा वेट ऑफ अल्यूमिनियम लिख लूं मैं यहां पे, है ना। दोबारा समझाता हूं कि यहां पे वेट पूछा है अल्यूमिनियम का और रेफरेंस लेना है ऑक्सीजन के मोल। वेट पूछा है अल्यूमिनियम का और रेफरेंस लेना है ऑक्सीजन के मोल्स। तो वेट और मोल्स का रिलेशन है जिसको हम कहते हैं मास टू मोल रिलेशन, जिसको हम कहते हैं मास टू मोल रिलेशन। तो वेट ऑफ अल्यूमिनियम यहां से मुझे दिख रहा है, दैट इज दिख रहा है 4 इंटू 27 ग्राम, तो ऑक्सीजन के मोल्स आ रहे हैं 3 मोल, तो ऑक्सीजन के मोल्स जब होंगे 1.5 तो इसका आ जाएगा वेट ऑफ अल्यूमिनियम। बोलो आया। 1.5 को सॉल्व करता हूं तो ये कैंसिल होकर आया 2 और ये कैंसिल होकर आया 2, तो सॉल्व करा जब मैंने तो वेट ऑफ अल्यूमिनियम इक्वल टू मुझे मिलेगा 54 ग्राम। तो पहले मैंने आपको सिर्फ पढ़ाया था मोल टू मोल, फिर पढ़ाया था मास टू मास, फिर पढ़ाया था वॉल्यूम टू वॉल्यूम, अब मैं आपस में इंटरचेंज करवा रहा हूं। तो मेरा बड़ा सिंपल सा आंसर आ गया, बड़ा सिंपल सा आंसर आया, दैट इज इक्वल टू बोलो 54 ग्राम ऑफ अल्यूमिनियम। पक्का आया समझ में? बोलो। और बढ़ते हैं आगे, है ना। जैसे एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया ये, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3 नीडेड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। चलो बच्चों आप मुझे बताओ ये रिलेशन किसका है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड नीड टू बी हीटेड टू प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। वॉल्यूम। तो देखो जरा ध्यान से, जब आप इसको सॉल्व करें सोल्यूशन, तो KClO3 को हीट करा तो मिला KCl प्लस O2 गैस। बैलेंस करने के लिए यहां पे लगा दिया मैंने 2, तो यहां पे लगाया 2, तो यहां पे लगाया 3। बोलो आया। हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड नीड टू हीट प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। चलो सबसे पहला मोल रिलेशन, सबसे पहला मोल का रिलेशन, तो ये मेरा आया 2 मोल, तो ये मेरा आया 2 मोल, तो ये मेरा आया 3 मोल। अब मोल और वॉल्यूम का रिलेशन है तो मैंने वॉल्यूम लिखा है यहाँ पे, तो सॉलिड सॉलिड गया 3 मोल मतलब 3, वॉल्यूम मतलब 3 इंटू 22.4 लीटर। आपसे पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट नीडेड, तो ले इनको आमने सामने, तो KClO3 इक्वल टू, है ना, यहां पे, यहां मैं और ज्यादा स्पेसिफाई करूं, और ज्यादा स्पेसिफाई करूं तो मोल्स ऑफ KClO3, है ना, इस टू वॉल्यूम ऑफ O2, ये रिलेशन पूछा है। यहां जो मैं बात कर रहा हूं इसको कहते हैं हम मोल टू वॉल्यूम रिलेशन, यहां जो मैं बात कर रहा हूं इसको हम कहते हैं मोल टू वॉल्यूम रिलेशन। मोल टू कौन सा रिलेशन? वॉल्यूम, मोल का रिलेशन वॉल्यूम के साथ। चलो KClO3 के मोल्स आ रहे हैं 2 और इसका जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 3 इंटू 22.4। आपको वॉल्यूम पूछा है 11.2 लीटर, तो इसके मोल्स आ जाएंगे X, इसके मोल्स आ जाएंगे N ऑफ KClO3, यही आ जाएंगे मोल्स। अरे बोलो, है ना। अब 11.2 से 11 ये गया तो कैंसिल हो गया 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 जो यूज होंगे दैट इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 यूज होंगे दैट इज इक्वल टू, बोलो कितना आ जाएगा, 1/3 मोल, 1/3 मोल्स। तो यहां जो रिलेशन इस्तेमाल हुआ वो रिलेशन इस्तेमाल हुआ हमारा कौन सा वाला, जल्दी बताएं, मोल टू वॉल्यूम। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हमने इस्तेमाल करा था मोल टू मास,
यहां इस्तेमाल हुआ मोल टू वॉल्यूम, समझे। बढ़ते हैं आगे। एक ये क्वेश्चन भी दिया है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 विल लिबरेट 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। 12 ग्राम कार्बन को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जलाया है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? हेलो सर, मैं आगे सेंटर सर, मैं एक्चुअली ना रिकॉर्डिंग में हूँ, आप बताइए ना। कोई नहीं, बस एक बुक देनी थी, वो केमिस्ट्री का 30th ईयर आया था चैप्टर पे। अच्छा हाँ, मैं एक्चुअल क्या है रिकॉर्डिंग में स्टूडियो में हूँ, तो कितनी देर रुक जाऊं, मैं वेट करूंगा। सर टाइम लगेगा थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, हाँ तो आप रख जाइए ना, अपन कॉल पे बात कर लेंगे। मैं हाँ सर है अमित सर, इनके पास रख देता हूं। ठीक है, बिल्कुल, है ना। हाँ ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी लिबरेटेड एट NTP if 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड, है ना। अब आप यहाँ पे एक बात को समझो, यहाँ पे अब एक बात को समझो कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछा है और मास पूछा है, मतलब अब मास टू वॉल्यूम रिलेशन हो गया ना ये। तो आप केवल ये रिलेशन आइडेंटिफाई करना सीख जाइए। हालांकि अभी इतने क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं कि अब मुझे लगता है रिलेशन आइडेंटिफाई करना आ चुका होगा। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी लिबरेटेड एट NTP इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ठीक है, अपन बढ़ाते हैं जरा कहानी, बिल्कुल घबराइए मत, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं अच्छे लेवल के भी। तो कार्बन मेरे पास सॉलिड रहा होगा और मेरे पास ऑक्सीजन रहा होगा गैस, और दोनों से मिलकर मुझे मिला होगा CO2 गैस, ये मिला होगा, है ना। चलो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, रिलेशन लिख लेता हूं मैं, है ना। अभी रिलेशन लिख के करें फिर तो आप डायरेक्ट करने लग जाएंगे। तो ये 1 मोल आ गया, ये भी 1 मोल आ गया, और ये भी आपका 1 मोल ही आ रहा है। और यहाँ पे मास टू वॉल्यूम है, तो इसलिए अपन देखते हैं यहाँ पे किस किस की जरूरत है अपनों को। तो कार्बन और CO2 की जरूरत है, अब अपनों को सब लिखने की जरूरत नहीं है, अब इतना अपन समझ चुके हैं कि हमें क्या करना है। तो मेरे काम का केवल ये है, एक कार्बन और एक कौन है ये CO2। तो अब अपन केवल इनकी बात करेंगे, अब इसकी बात नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये 12 ग्राम है ना। तो ये आपका 44 ग्राम है, लेकिन मास नहीं है, वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। तो ये सॉलिड है तो वॉल्यूम तो हटाओ, और इसका जो वॉल्यूम आएगा वो 22.4 लीटर आएगा। आया। अब यहाँ पे जो सवाल दिख रहा है मेरे को, वो रिलेशन कौन सा आ रहा है, मास टू वॉल्यूम। ये जो रिलेशन आ रहा है मेरे पास, मास टू वॉल्यूम रिलेशन आ रहा है। कौन सा रिलेशन है, मास टू वॉल्यूम। तो मास टू वॉल्यूम अगर मैं बात करता हूं, है ना, मास टू वॉल्यूम की बात करता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेट ऑफ कार्बन इज टू वॉल्यूम ऑफ CO2, ये निकालूंगा मैं। वेट ऑफ कार्बन इज टू वॉल्यूम ऑफ CO2 लेके सॉल्व करूंगा। तो वेट ऑफ कार्बन यहां से देखिए कितना ग्राम है, वेट ऑफ कार्बन यहां से देखिए, तो बोले सर 12 ग्राम है। तो जब ये 12 ग्राम है तो इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर आ रहा है, आ रहा है। आपसे बोला 12 ग्राम से ही, तो जब ये 12 आएगा तो मैं यहां पे लिखूंगा V ऑफ CO2। 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो V ऑफ CO2 बराबर बोलो कितना लीटर आ जाएगा, 22.4 लीटर। V ऑफ CO2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 22.4 लीटर। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन आपको देखने को बहुत सारी जगह मिलेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात का ख्याल रखना है, समझे। और देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत सारे अपने पास में, है ना। चलो इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं। What volume of CO2 is obtained at STP by complete combustion of, नहीं ये छूट गया था, सॉरी ये क्वेश्चन छूट गया था, ये देखो। The volume of oxygen necessary for complete combustion of 20 liter of propane, है ना भाई। देखो एक बात सुन लो, जो स्पेशली 11th क्लास वाले बच्चे हैं, 11th क्लास वाले बच्चों को ना हो सकता है कि सर हमको इक्वेशन लिखना नहीं आती है, कैसे करें। तो इक्वेशन आपको समय के साथ साथ आ जाएगी। इक्वेशंस को लिखने का आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, दैट विल कम विद टाइम, विद प्रैक्टिस यू विल बी परफेक्ट इन योर राइटिंग द इक्वेशंस, सो नो नीड टू वरी अबाउट हाउ टू राइट द इक्वेशंस, क्लियर है। सो अभी जब मैं बात करूं आपसे कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 20 लीटर ऑफ प्रोपेन, है ना, 20 लीटर ऑफ प्रोपेन का कंप्लीट कंबशन के लिए। तो अपन पहले इक्वेशन लिख लो, तो यहां पे लिखूंगा मैं C3H8, ये गैस है, एंड यहां पे लिख रहा हूं मैं O2 गैस, और यहां पे आ जाएगा आपका CO2 गैस, एंड यहां पे आ जाएगा H2O, और ये भी आपका लिक्विड है ना। बैलेंस कर लेते हैं इसको अपन।
तो बैलेंस कर लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये आ गया 3 2 जा 6 और ये आ गया 5। ये इक्वेशन बैलेंस है आपकी। बात समझे? इक्वेशन हो गई बैलेंस। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन है, सिंपल है ना। चलो पहले वो निकाल लें अपन इसका मोल। तो ये आपका 1 मोल, ये आपका 5 मोल, है ना, ये आपका 3 मोल और ये आपका क्या आ रहा है 4 मोल। अब जिसकी जानकारी पूछी वो देख लो। तो ऑक्सीजन और प्रोपेन पूछा है ना, ऑक्सीजन और प्रोपेन पूछा है, मतलब ये और ये पूछा है। वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन है, तो V ऑफ प्रोपेन, है ना, इज टू V ऑफ ऑक्सीजन। V ऑफ प्रोपेन इज टू V ऑफ क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन। तो देखो जरा 22.4 लीटर 1 मोल है ना, तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 22.4, यही है। और 20 लीटर प्रोपेन पूछा है, तो ये 20, तो यहाँ पे V ऑफ O2 निकालना है, तो ये पूरा कैंसल। तो V ऑफ O2 जो आएगा वो 20 इंटू 5 आएगा, दैट इज इक्वल टू, बोलो कितना लीटर, 100 लीटर। तो 100 लीटर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका यहाँ पे जो ये प्रोपेन है ये पूरा यूज हो जाएगा। समझ में आई बात? तो आप देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे ये भी एक क्वेश्चन, अब आप इसको होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको ट्राई करना। मैं इक्वेशन लिख के दे देता हूं आपको, है ना, इक्वेशन लिख के दे रहा हूं मैं, आप इसको होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। HW, है ना, क्या BaCO3 दिख रहा है सॉलिड, तो डीकंपोज होके ये देगा BaO सॉलिड और साथ में देगा आपको CO2 गैस, है ना। मास टू वॉल्यूम का रिलेशन है, मास टू वॉल्यूम का रिलेशन है, देख लो ध्यान से। वॉल्यूम ऑफ CO2 है ना, और मास ऑफ बेरियम कार्बोनेट है, बाकी सब दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लिमिटिंग रिएजेंट स्टार्ट करेंगे। बात समझे? नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए होमवर्क है और इसको करके लाना, ठीक है। थैंक यू।